नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 11th में हैं और आपका स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम है तो आज का यह जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th में, है ना, पूछे गए प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज 2024 का। तो 40 एमसीक्यूज सारे पूछे गए हैं। आइए हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। कह रहा है कि जो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो डायमेंशनल फार्मूला और कौन कौन से क्वांटिटी के बराबर होगा। तो देखो जी, वर्क जो होती है ना, वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, वर्क एक्चुअली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट भी लिखो। तो फोर्स का आपको पता है कि फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है जी वो mL/-2 होती है ना। और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, बोले तो L हो जाएगा जी। अगर इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो mL² हो जाएगा, T⁻⁻2 हो जाएगा जी। ठीक है, अब ये जो डायमेंशनल फार्मूला वर्क का है वो किसके डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा। सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है, क्या बोलो तो मोमेंटम ए। तो चलो हम लोग पहले ए को देख लेते हैं कि मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और इसका जो डायमेंशन मतलब फार्मूला होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है जी। ठीक है, आपको पता है कि मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो m होती है, और वेलोसिटी क्या होता है बोलो तो L⁻⁻1। इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे आप तो mL⁻⁻ कितना होगा बोलो तो -1 होगा। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं कि वर्क का डायमेंशनल फार्मूला कुछ इतना है और यहाँ पे आपका कुछ अलग आ रखी है। चलो बी नंबर ऑप्शन दे रखा, क्या बोलो तो पावर का जी। बी नंबर पावर है, तो आपको पता होना चाहिए पावर को हम लोग जनरली कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और पावर जो होती है वो वर्क बाय टाइम होता है जी। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी आप जस्ट निकाले हैं तो mL² T⁻⁻2 पुट कर दीजिए, और टाइम का कितना बोलो तो टाइम का t। इसको सॉल्व करेंगे तो mL² T⁻⁻ कितना है बोलो तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो अलग आया हुआ वर्क डन से। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या बोलो तो ऑप्शन सी है, मतलब सी में क्या दे रखा बोलो तो एनर्जी, है ना। तो एनर्जी और वर्क एक्चुअली सेम होता है, तो एनर्जी का वही डायमेंशनल फार्मूला होगा जो वर्क का होता है जी। तो वर्क का भी आप कितना निकाले थे बोलो तो mL² T⁻⁻2। ओके, अच्छा चौथा ऑप्शन क्या दे रखी है आपका टॉर्क, है ना। तो टॉर्क जो होता है उसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं जी, और टाउ का जो डायमेंशन मतलब फार्मूला होती है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो टाउ का डायमेंशन फार्मूला जो आएगा फोर्स का कितना होता है बोलो तो mL⁻⁻2 और डिस्टेंस का L हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि mL² T⁻⁻2 ये आ रखा है। तो देखो याद रखिएगा कि यहाँ पे टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला मैच किया किसका बोलो तो वर्क डन से। तो ऑप्शन आता है कि सर इसमें फिर ऐसे सिचुएशंस में आप टॉर्क ऑप्शन लगाइएगा या एनर्जी लगाइएगा ना। तो एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन, सो दैट सिनेरियो वी कैन टिक एनर्जी, मतलब आप एनर्जी को टिक लगाएंगे। टॉर्क की जो टॉर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन जब एनर्जी ऑप्शन में रहेगा तो आप एनर्जी ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी और वर्क जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो ये बात ऑप्शन जो हो गया आपका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। देखिए आपको जी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले देखो, जो किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है वो उसका फार्मूला होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r² जी, जहाँ पे m1 किसी एक बॉडी का मास है, m2 दूसरे बॉडी का मास है, और r जो उन दोनों बॉडी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है जी। अगर आपको g का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है आपको पहले फोर्स r² कर दीजिए, और इधर क्या करेंगे बोलो तो m1 m2। चलो अगर हम लोग सबका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं तो फोर्स का कितना होता है बताइए। तो फोर्स का होता है mL⁻⁻2 होता है जी, और r है तो r का क्या होगा बोलो तो L² हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास है ना, इन दोनों का मासेस का प्रोडक्ट, तो m का मास का m1 का m हो जाएगा जी, और m2 का भी कितना होगा बोलो तो ये भी मास है, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला m ही होगा। ओके, अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से एक m यहाँ से एक m कैंसिल आउट कर दो, एक m को आप ऊपर ले जाओ जी तो -1 हो जाएगी पावर,
एक एल यहाँ पे, एक एल यहाँ पे, मतलब एल का पावर कितना बोलो तो 3 हो जाएगा, टी का पावर यहाँ पे क्या है बोलो तो -2। तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल चुका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, आइए आपको मिला के बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ऑप्शन आपका ए ही आपको मिल चुका है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इनमें से आपके पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और कह रहे हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। ओके, तो देखो हम लोग डेंसिटी जो होता है मास बाय वॉल्यूम होता है, इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। एनर्जी है ना, डूइंग वर्क के बराबर होती है तो उसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है, इसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखो जी आपका जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन जो ए है उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम एक्चुअली जो होती है वो मास की यूनिट होती है, और यूनिट मतलब किलोग्राम इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, बट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मास। तो ये मास का यूनिट है, तो हम किलोग्राम जो है एक्चुअली एक यूनिट है, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको फिजिकल क्वांटिटी हम लोग नहीं कहेंगे, या इसका नाम नहीं है फिजिकल क्वांटिटी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच SI यूनिट टू मेजर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए ल्यूमिनेट इंटेंसिटी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो याद रखिएगा कैंडेला से हम लोग CD से इसको मेजरमेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ज्योति की तीव्रता को हम लोग कैंडेला से मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा बोलो तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। देखिए आपके पास कोई एक बॉडी है जी जो इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है तो मूव कर रहा है। मान लेते हैं आपके पास एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है तो मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि इसके वेलोसिटी के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखो जी सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना होगा कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या बोलो तो इसके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर होने का मतलब होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ क्या बोलो तो डायरेक्शन भी होगा जी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा बोलो तो इसके पास डायरेक्शंस भी होगा। तो देखो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, चलिए ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशंस में क्या होता है कि अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो प्रत्येक टाइम जो होते हैं, प्रत्येक क्षण भी आप कर सकते हैं, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षणिक टाइम में अपना वो डायरेक्शन चेंज करा ना, अपना क्या करा बोलो तो डायरेक्शन। यहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो इसका डायरेक्शन देखो इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा जी। अगर ये वही बॉडी यहाँ पे मूव करके यहाँ पे चला आता है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे चला आएगा, वही बॉडी यहाँ पे चला आता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर वही बॉडी मूव करके यहाँ पे चला आता है ना तो ये भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड फिक्स है, मतलब स्पीड उसका फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, इट इज चेंजिंग। हाँ एक्चुअली जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अच्छा सी ऑप्शन क्या दे रखा है, इट इज जीरो। वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो सकती है, इट इज अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड भी तो ऐसा सिचुएशन है नहीं ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर। इसमें से आपके पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम्पल दे रखा है और कह रहा है कि कौन सा वेक्टर होगा। तो देखो जी सबसे पहला है, हम लोग पहला आपका स्पीड है, फिर वेलोसिटी, मतलब कह रहा है क्या। अच्छा कुछ ऑप्शन दे रखा है और कह रहा है इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है ना जी। तो देखो वेक्टर पहला है ऑप्शन, मतलब स्पीड है, तो स्पीड के पास मैग्नीट्यूड होती है लेकिन एक डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता ना, डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए एक वेक्टर नहीं होगा जी। चलो ठीक है। इसके बाद ऑप्शन बी जो है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस भी आपका क्या है बोलो तो उसके पास भी डिफिनिट डायरेक्शंस नहीं होती है। कोई बॉडी पहले इस तरह गया फिर इस तरह गया ना, किसी तरह मूव कर रहा है तो वो प्रत्येक क्षण देख सकते हैं यहाँ से यहाँ बॉडी के पीछे पार्टिकुलर डायरेक्शन था, फिर ये इसका डायरेक्शन चेंज करा, तो ये जो टोटल पाथ होगा उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो वो भी आपका नहीं होगा। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डिफिनिट डायरेक्शंस भी होती है, इसीलिए आपका सी इज द करेक्ट आंसर। टाइम के पास कहाँ डायरेक्शन होगा ना, तो ये याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका क्या है बोलो तो, मतलब ऑप्शन सी जो है वेलोसिटी है
और वो एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी है। ओके, नेक्स्ट, which quantity of motion can be used to find the final velocity when initial velocity, displacement and acceleration are given। तो बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कुछ इक्वेशन दे रखे हैं मोशंस का, उसमें आपको क्या कह रहा है कि आपको फाइनल वेलोसिटी पता लगाना है जी। फाइनल वेलोसिटी क्या करना बोले तो पता लगाना है। और आपके पास दिया क्या क्या है, तो दिया है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपको u पता है ना, और साथ ही साथ क्या फाइंड है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड है। इसके बाद एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी आपको क्या बोलो तो ये भी आपको पता है, ये सब फाइंड है, ये सब आप जानते हैं। कहने का मतलब ये सब आप नॉन है, ये सब आप जानते हैं और आपको पता लगाना है ना। आपको पता क्या लगाना बोलो तो फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि इसमें दिया गया कंडीशंस में कहीं टाइम नहीं है जी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखो इसमें भी टाइम का लफड़ा है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा ना। अच्छा, ये वाला एक्चुअली ये फार्मूला ही नहीं है, ये एक्चुअली फार्मूला ही गलत है, तो उसको हम लोग टिक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन डी देखिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज करके आप भी जो है ना वो निकाल सकते हैं यू ए एस अगर आपको दिया है तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप टिक लगाएंगे डी। नेक्स्ट, if two vectors are equal in magnitude and opposite in direction, their resultant is। तो क्या कह रहा है जी, आपके पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बोलो तो बराबर दे रखा है, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट दे रखी है। जैसे मान लेते हैं कि एक पहला वेक्टर है जी, इसकी मैग्नीट्यूड जो है जितना है वो ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों का जो वेक्टर्स है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो कह रहा है कि ऐसे सिचुएशंस में जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा। तो देखो सिंपल एक तरीका बताते हैं। मान लेते हैं आपके पास से कोई बॉडी है और इस बॉडी पे आप क्या कर रखें, कोई बालक इधर जो है सो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना, और कोई दूसरा बालक है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये भी क्या कर रहा है तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो बताइए ये बॉडी किस डायरेक्शन मूव करेगी और कितना वेलोसिटी के साथ, या कितना फोर्स लगेगा उस पर। तो जाहिर सी बात है, जब दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है और अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये दोनों एक दूसरे जो फोर्स होंगे ना वो कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा ना जी, नेट फोर्स लगेगी वो एक्चुअली 0 लगेगा जी। तो यहाँ पे वही है, रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज। देखिए आप जानते होंगे कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्केलर जो प्रोडक्ट होगा टू वेक्टर का इज ऑल्सो नॉन एज, तो ये उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही दो वेक्टर स्केलर देती है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि दो वेक्टर का जो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है वो एक्चुअली है ना आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर के बराबर देगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। ऑप्शन ए है कांस्टेंट, बी है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और 0। देखो सबसे पहली बात आपको बताते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई बॉडी है जो इस तरह का पाथ फॉलो कर रही है ना, इस तरह का पाथ हो, सपोज दैट फॉलो करिए जी। मान लेते हैं कोई एक बॉडी है जो इस प्रोजेक्टाइल मोशंस कर रही है, तो कहा जा रहा है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है ना, यहाँ पे कोई बॉडी है, वही बॉडी मान लेते हैं यहाँ पे चला आया, वही बॉडी आपको यहाँ पे चला आया। तो देखो एक्चुअली होता क्या ना कि इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg के कारण जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज करेगा, लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना वेलोसिटी का, वो कभी चेंज नहीं करेगा जी, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करेगी, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपसे पूछा जा रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, तो चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ऑन रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी u एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। देखो कहने का मतलब है कि मान लो कि आपके पास ये जो है एक वॉल है जी, एक दीवार है ना,
और ये आपके पास एक बॉल है जी, ठीक। अब कह रहे ये जो बॉल है इस इनिशियल इसका जो वेलोसिटी है वो u है, और यहाँ से क्या करता है ये जो बॉल है वो कोलिजन रिबाउंड करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होता है वो u ही होता है, ठीक है, u ही होता है, मतलब सेम होता है, ठीक है। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाई वॉल इज, तो आपको पूछा जा रहा है कि जो इम्पल्स होगा कितना होगा। तो सबसे पहली बात आपको जानना होगा कि इम्पल्स जो होता है ना, इम्पल्स वो एक्चुअली बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है जी, जहाँ पे मतलब चेंज इन मोमेंटम जो होती है ना वो इम्पल्स के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि सर इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना, वो थोड़ा देख लो। तो देखो फाइनल मोमेंटम कितना है, बॉडी इस तरह से इधर है ना, तो फाइनल मोमेंटम जो इसका हो जाएगा वो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। इस बॉडी का मास कितना बोलो तो m दे रखा है जी, तो मास और वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी तो u ही है, लेकिन याद रखेंगे डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हम लोग फाइनल मोमेंटम के बदले माइनस सन लगाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना, इसीलिए फिर माइनस है तो माइनस देंगे। अच्छा इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, अगर वेलोसिटी u है और मास m है तो इसका जो मोमेंटम होगा जी वो m इंटू यू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो फाइनली वैल्यू क्या आने वाला है बताइए। तो जाहिर सी बात है हाँ हम लोग वेक्टर में ही लेके चलेंगे, तो क्योंकि डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं ना इसीलिए। तो यहाँ पे -2mu वेक्टर ये एक्चुअली इम्पल्स है ना, इतना आएगा जी आपका। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक है। तो 2mu वेक्टर है, फिर -2m, तो डी ऑप्शन इधर क्या बोलो तो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो लॉ ऑफ इनर्शिया ना कौन सा है जो लॉ ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, तो आपको पता होगा न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ना। तो आप कौन सा टिक लगेंगे बोलो तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, दो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले बात आप ये जान लो कि जो इम्पल्स होता है ना जी, इम्पल्स जो होती है वो एक्चुअली बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम का जी, फोर्स इंटू टाइम का होता है। अच्छा आप फोर्स बराबर जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, चलिए अच्छा मास के m रहने देते हैं और एक्सेलरेशन के बदले आप क्या जानते हैं बताइए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, आपको ये पता होनी चाहिए। और ये जो t आपका एज इट इज है, यहाँ से ये t आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो मास m को एक बार कैपिटल v के साथ, सॉरी v के साथ, फिर m को आप u के साथ मल्टीप्लाई करो, तो फाइनली आपका क्या दे रहा है। अच्छा ये बताइए फाइनल मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम है ये इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ना। तो ये क्या देगा, ये आपको क्या दे रहा है बोलो तो चेंज इन मोमेंटम ही तो दे रहा है, चेंज इन मोमेंटम दे रहा है जी। वही पूछ रहा है कि जो चेंज इन मोमेंटम वो किसके बराबर है, तो चेंज इन मोमेंटम जो होते हैं वो इम्पल्स के बराबर होता है, और इम्पल्स जो होता है फोर्स इंटू टाइम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, फोर्स इंटू मास नहीं, फोर्स इंटू टाइम ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम, एक कॉर्क है जिसका मास जो है वो 10 ग्राम है, इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। देखो जी यहाँ पे एक कॉर्क है जो इस ग्लास में रखा हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है तो पानी में वो फ्लोट कर रहा है, तैर रही है ना, क्यों, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कॉर्क इज, तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो आप याद रखेंगे अगर ये कॉर्क है तो पानी में डूबा हुआ है, मतलब पानी में इसको हम लोग रखे हुए हैं, तो एक्चुअली फ्लोटिंग कर रही है, तैर रही है। इसके पीछे रीजन सी होती है तैरने के पीछे कि वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जी, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं ना, उत्प्लावकता का बल। और ये जो इसके मास की वजह से पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचेगी, तो यहाँ पे लगेगा mg, है ना। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं, मतलब फोर्स ऑफ बॉयंसी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी आपस में क्या होगा तो बराबर होगा। तो जब आपस में बराबर होगा तभी ये फ्लोट कर पाएगा, और कह रहा है कि ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखो अगर इस कॉर्क पे फोर्स ऑफ बॉयंसी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में सपोज दैट कि लग रहा है 3 न्यूटन लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ना पृथ्वी उसको 3 न्यूटन से खींचेगी। तो इसका मतलब 3 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, 3 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना। तो फाइनली नेट फोर्स कितना आएगा जी, ये टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है, तो वो 0 लगेगा ना, तो 0 लगेगा, तो इसीलिए आपका डी इज द करेक्ट आंसर, क्या 0 न्यूटन। नेक्स्ट, एनर्जी का डिफिनेशन होता है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो दर होती है,
मतलब द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ना, कार्य करने की दर नहीं कहना चाहिए, मतलब कार्य करने है ना, द कैपेसिटी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं ना, या तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बाकी रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो पावर हो जाएगा जी, है ना, चेंज इन वर्क है और ये नन ऑफ दीज, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज रिप्रेजेंट। देखो सिंपल एक सवाल बताते हैं, इसे मान लेते हैं कि हम लोग ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कुछ एरिया का निर्माण हो रखा है जी, कुछ एरिया का यहाँ पे सपोज दैट निर्माण हो रखा है, और वो एरिया का निर्माण कह रहा है कि किसके किसके पीछे बताइए। इधर मान लेते हैं फोर्स है, तो ये वाला मान लो फोर्स है, और इधर क्या बोलो तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एरिया होगा वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो सिंपल तरीका बताते हैं, एरिया जो होती है वो प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे किसका किसका प्रोडक्ट होगा, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का। चलो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करो और बताओ ये किसके बराबर आने वाला है ना, किसके बराबर आने वाला है ये, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो जाहिर सी बात है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के बराबर होता है ना, वर्क डन के बराबर होता है, तो ये कौन सा ऑप्शन से होगा बोलो तो डी। चलिए नेक्स्ट, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है और यहाँ से किसी गन के द्वारा किसी बुलेट को फायर किया जा रहा है, तो ये जो बुलेट है ना इसी के अंदर समा जाएगा जी, है ना, इसके बाद वो क्या करेगा बोलो तो ये पूरा बॉडी मूव करेगा, तो इस तरह के हम लोग कोलिजन्स को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में केवल और केवल जो है वो मोमेंटम कंजर्व होता है जी, ये बात याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, इफ एन एथलीट डज 50-100 जूल ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड, व्हाट हिज पावर आउटपुट। तो बहुत सिंपल है, कह रहा है कि कोई भी एथलीट्स है जी जो है ना, जो काम कर रही है वो 500 जूल काम कर रही है, कितना सेकंड बोलो तो टाइम आपका दे रखा है 4 सेकेंड जी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज पावर, तो पावर जो होती है वो आपको बताया गया था ना, पावर जो होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है, मतलब वर्क बाय टाइम होता है, तो वर्क आपके पास कितना बोलो तो 500 जूल है, और टाइम कितना बोलो तो 4 सेकेंड है जी, है ना। अच्छा, जूल सेकेंड पर मतलब 1 जूल और 1 सेकेंड को हम लोग वाट कहते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 125 आएगा ना, मतलब 125 चौका जो है सो 500 हो जाता है, तो ये एक्चुअली जूल पर सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं ना, तो वाट लिख दो, तो 125 वाट आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो आपका जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम लोग एच डिनोट करते हैं जी, और जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो कह रहे हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप जरूर पढ़े होंगे कि ये एल के बराबर होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का, है ना, आई इंटू ओमेगा एल के बराबर होती है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बोला तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, लीनियर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम नहीं, ऑप्शन सी नहीं, है ना, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। देखो रेडियस ऑफ जायरेशन एक तरह रेडियस ही तो होता है, और रेडियस जब होता है तो रेडियस का यूनिट हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में, सिंपल सवाल है ना, और वो भी पूछा जा रहा है ना, तो कौन सा होगा बोलो तो मीटर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी फॉर्मूला होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे आई उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और आई क्या बोलो तो सॉरी ओमेगा क्या बोलो तो एंगुलर वेलोसिटी है, तो याद रखिएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, और इसकी कंप्लीट डेरिवेशंस 11th में आपको बताया गया होगा, है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r। कहने का मतलब है जी कि इसके आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना दे रखा है बोलो तो m दे रखा है, और इसका टोटल जो मास है वो कितना है बोलो तो कैपिटल M है, और रेडियस कैपिटल R है ना, तो कह रहा है कि इसके एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ना, तो याद रखिएगा इसके एक्सिस के अबाउट जो हम लोग निकालते हैं हाफ m r स्क्वायर आती है ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, which law describe the orbit of planets around the sun। देखिए आपके पास ये सन है जी,
और कह रहा है कि ये जितने भी प्लेनेट्स होते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं ना, तो जो जितने भी ऑर्बिट्स अगर अपने अपने मतलब अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने कौन सा लॉ एक्टिव है ना, या कौन सा लॉ एक्चुअली दिए गए हैं। तो पहला न्यूटन्स लॉ, दूसरा फ्राडे लॉ, तीसरा केपलर्स लॉ और चौथा क्या बोलो तो किरचॉफ्स लॉ है। तो फ्राडे लॉ और किरचॉफ्स लॉ एक्चुअली वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बातें करती है। न्यूटन्स यहाँ पे नहीं होगा, केपलर्स। दो केपलर्स के 3 लॉज हैं। पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है, फिर दूसरा होता है लॉ ऑफ इक्वल एरिया, फिर तीसरा होता है लॉ ऑफ मतलब टाइम पीरियड। तो ये जो केपलर्स लॉ है वही जितने भी प्लेटनरी मोशन है उसको डिस्क्राइब करता है वो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, केपलर्स लॉ। नेक्स्ट, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। देखो कितनी गहरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आप 1 किलो शुगर खरीदिए, चीनी खरीदिए, तो कहाँ पे खरीदना ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो जी, ये जो लाइन्स होती है, इस लाइन में जितने भी टाउन आता है, जितने भी शहर आते हैं, उसको इस लाइन को एक्चुअली हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। ये आपका पोल हो गया। तो कहाँ पे खरीदना ज़्यादा पसंद करोगे? 8 ऑप्शन में 8 पोल, ऑप्शन बी में 8 इक्वेटर, 8 45 लैटिट्यूड है, फिर 8 40 है ना, 40 डिग्री लैटिट्यूड है। तो पोल देखो एक्चुअली एक बात याद रखना कि अगर आप 1 किलो खरीदते हो शुगर ना, तो आप इस बात के ध्यान रखना कि जी का वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। जैसे पोल पे याद रखिएगा जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है। तो देखो कोई भी वेट जो होता है ना जी, अगर शुगर आप खरीदेंगे तो जो वेट होगा वो मास पे भी डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगी। तो बताओ जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ? तो जी का वैल्यू होता है पोल पे, इसको हम लोग पोल कहते हैं ना। ये क्या बोला तो पोल है जी। और ये लाइन्स क्या कहलाता है बोलो तो इक्वेटर लाइन है ना, इक्वेटर है। तो यहाँ पे जी का जो वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होता है बोलो इसके कंपेरेबल में इक्वेटर पे थोड़ा सा कम होता है। तो बताइए यहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा है, तो जी का वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा है ना, जी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट वेट के बराबर होगा। तो एम का वैल्यू थोड़ा सा क्या होगा बोलो तो घट जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमको किसी एक केजी के बराबर करना ना। तो ये बातें याद रखिएगा। अच्छा वही बात अगर आप इक्वेटर पे आते हैं तो इक्वेटर पे क्या होता है जी, ये पोल की कहानी था ना, ये पोल का कहानी था जी। अच्छा इक्वेटर पे अगर आप चले आते हैं तो इक्वेटर पे क्या होता है बताइए। तो इक्वेटर पे क्या होता है कि जी का वैल्यू थोड़ा सा घट जाता है। तो 1 केजी बढ़ाने एक केजी बढ़ाने के लिए जो मास का प्रोडक्ट होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर आप इक्वेटर पे खरीदेंगे 1 केजी शुगर तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल में आप रहेंगे। हो सकता है 10-15 ग्राम आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना, एज कम्पेयर टू पोल। बात समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू कम है, तो जी का वैल्यू कम है तो आपको मास थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बोलो तो ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि आपको जो वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे इक्वेटर पे आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं इक्वेटर पे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डैश डैश डैश। कौन सा फोर्स है बताइए? कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो बिना कॉन्टैक्ट का ही होता है ना। लॉन्ग रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और नन ऑफ दी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है ही नहीं, सबसे पहली बात है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है ना। लॉन्ग रेंज की बहुत दूर दूर की वस्तु में भी लगता है ना, हमसे सन बहुत दूर है ना, और मेरा पृथ्वी, फिर भी पृथ्वी को क्या कर रहा है तो चारों तरफ घुमा रहा है जी, सन है ना। तो वो भी तो लॉन्ग रेंज है ना। तो लॉन्ग रेंज फोर्स है ग्रेविटेशनल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज। देखो रिस्टोरिंग फोर्स पर एरिया जो होती है ना, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया जो होती है ना, वो याद रखिएगा वो बराबर होता है स्ट्रेस का ना। किसका बोलो तो स्ट्रेस का। स्ट्रेन एक चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ होता है। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी तो लिक्विड का मतलब सॉरी ये बॉडी का प्रॉपर्टीज हो गया, तो ये तो है हो ही नहीं सकता ना इन दोनों। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो स्ट्रेन तो चेंज इन कॉन्फिगरेशन डिवाइड ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन होगा, तो ये तो होगा नहीं। तो स्ट्रेस जो होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया होती है जी। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट। हुक्स लॉ कहता है किसी भी विद इन इलास्टिक लिमिट में किसी भी इलास्टिक बॉडी को अगर आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा ना। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। देखो याद रखिएगा जो लिक्विड प्रेशर होता है ना, किसी भी लिक्विड कॉलम के द्वारा जो बॉटम पे प्रेशर लगाया जाता है उसका फॉर्मूला होता है जी रो जी एच। देखो अगर ये ग्लास किसी एक पार्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है तो जी तुम्हारा कांस्टेंट होगा,
मान लेते हैं इसमें कोई पार्टिकुलर टाइप ऑफ लिक्विड भरा है तो इसका लिक्विड का डेंसिटी होगा वो भी आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं, P किसके सीधा समानुपाती है, H ज़्यादा होगा, हाइट ज़्यादा होगी, है ना, तो प्रेशर बॉटम पे जो लिक्विड के द्वारा लगाया है वो बहुत ज़्यादा होगा जी, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया पे कहीं फॉर्मूला में है ही नहीं ना, हाइट, ऑप्शन सी, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम की कितना हाइट है इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो बॉटम पे कितना प्रेशर लगाएगा अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो, ओके। चलिए दैट फॉर्मूलाज नेक्स्ट। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, देखो सरफेस टेंशन होता क्या है जी, सरफेस टेंशन को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं और होता है फोर्स बाय लेंथ, है ना, फोर्स बाय लेंथ। तो अगर इसका यूनिट हम लोग लिखें तो न्यूटन पर मीटर होगा जी। अच्छा और कह रहे हैं कि ये डायमेंशन मतलब ये जो यूनिट्स है वो और किसका किसका होगा, तो ये है सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये नहीं होगा, देखो आपको पहले बता देते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया का होता है, तो सरफेस एनर्जी बटा एरिया, है ना, बटा एरिया का देख लो जी। दो सरफेस एनर्जी जो होता है ना वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो ये एनर्जी है तो इसका यूनिट, इसको तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मान लिया जाए इसमें हम लोग, अच्छा इसका यूनिट पहले देख लो एनर्जी का हो जाएगा, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तरीका और है जी कि सरफेस एनर्जी का हम लोग अगर यूनिट लिखना चाहें, है ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये फोर्स इनटू हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं और यहाँ पे एरिया तो लेंथ इनटू डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से F/L आएगा, F/L है तो इसका न्यूटन पर मीटर ही होगा ना, क्योंकि सरफेस एनर्जी है तो सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी कुछ भी होता है वर्क डन के बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख सकते हैं, और एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, तो मान लेते हैं वो ब्रेथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो ये दोनों ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा जी, तो F/L आएगा, F का यूनिट N हो जाएगा और L का यूनिट M हो जाएगा ना, तो न्यूटन पर मीटर, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, इस तरह से आप पता लगाएंगे, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो सरफेस टेंशन का होता है, ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बाकी आप फोर्स पर यूनिट एरिया अलग दुनिया में चला जाएगा ना, सरफेस एनर्जी पर यूनिट लेंथ वो भी अलग दुनिया में चला जाएगा, मतलब ये दोनों कटेगा नहीं तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच सबस्टांस डज कंडक्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मतलब देखिए याद रखिएगा कि सॉलिड में, किसी भी सॉलिड में, है ना, हीट का जो होता है वो कंडक्शन होता है, लिक्विड में कन्वेक्शन होता है और एयर में, है ना, रेडिएशंस होता है, तो यहाँ पे कंडक्शन लिखा हुआ है इसलिए क्या लिखेंगे बोले तो सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, ये बहुत सारा आप लोग रील भी देखे होंगे कि किसी भी पॉलीथीन में पानी, है ना, रख करके कैंडल के नीचे उसको जला रहा है फिर भी पॉलीथीन जो है सो गलता नहीं, क्यों, क्योंकि वाटर जो होता है ना जी, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होता है ना, जो भी आप हीट दे रहे हैं उसको वो क्या कर रहा है वो डायरेक्ट लिक्विड को ट्रांसफर कर दे, इसलिए पॉलीथीन उस केस में जलता नहीं है। तो याद रखिएगा कि आइस से भी ज़्यादा किसका होता है बोलो, ये देखो वाटर है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब कहेंगे सर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होता है, तो देखो किसी भी आप एक पार्टिकुलर 1 ग्राम का वाटर ले लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ेगा ना उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू आइस, एज कम्पेयर टू ग्लास और एज कम्पेयर टू रोड, ठीक है, तो आयरन रोड, तो ये सब बातें याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बोले तो वाटर, इसका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, मतलब उसको अगर 1 डिग्री से आप गर्म करना चाहते हैं ना बहुत ज़्यादा हीट आपको देना पड़ेगा, है ना, एज कम्पेयर टू दैट आइस, आयरन एंड ग्लास, ओके। हाँ, द जीरोथ, यहाँ पे W छूट गया जी, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ, दो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले कहता है कि इस बात को समझो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आपके पास 3 सिस्टम है, सपोज दैट सिस्टम ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक, ये जो 2 वाल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो डायथर्मिक वाल है, मतलब इससे हीट आदान प्रदान हो सकती है, और बाहर वाला जो तरफ वाल दिख रहे हैं वो एडियाबैटिक वाल है, उससे हीट मतलब ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कोई सिस्टम ए वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम
सी के साथ, और साथ ही साथ सिस्टम जो आपका है ए है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ, बोलो तो सिस्टम, यहाँ पे बी लिखेंगे, सिस्टम बी जो है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम किसके साथ, बोलो तो सिस्टम सी के साथ। तो कहता है कि ये सिस्टम ए और सिस्टम जो बी हो गया ना वो भी आपस में क्या होंगे, बोलो तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये एक्चुअली कहता है अगर दिस और दिस एक्चुअली बराबर होते हैं तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो वाल है वो आपको कौन सा, बोलो तो यहाँ पे मेन लफड़ा टेम्परेचर का है। अगर यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर ए सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, बी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, बोलो तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो सिस्टम का आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, तो टेम्परेचर से रिगार्डिंग है तो याद रखिएगा टेम्परेचर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम, देखो साइक्लिक प्रोसेस में याद रखिएगा, इन साइक्लिक प्रोसेस में याद रखिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो जीरो के बराबर होता है जी, ठीक है। मतलब चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी होता है वो जीरो के बराबर होता है। तब अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं कि डी क्यू जो होता है किसी सिस्टम में जो आप हीट प्रोवाइड करते हैं दो रूप में खर्च होता है। कहाँ कहाँ जी, वो सबसे पहले कुछ काम करेगा, है ना, और वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। तो देखो, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसकी तो वैल्यू हम लोग जीरो लेंगे क्योंकि प्रोसेस आपका साइक्लिक है। तो डी क्यू किसके बराबर होगा, तो डी डब्ल्यू के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लिक प्रोसेस में जो भी आप हीट दोगे ना वो डायरेक्ट काम आपको करके देगा जी, है ना। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्क डन किसके बराबर होगा, तो ये क्या है, बोलो तो जो भी आप हीट देते हो उसके बराबर होता है ना, जीरो के बराबर, मोर देन हीट नहीं, उसके बराबर नहीं, इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मतलब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में अगर सिस्टम को आप हीट दीजिएगा ना, जितना हीट दीजिएगा वो सारा का सारा आपको काम करके प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको काम पूछा जा रहा है, तो आपको इक्वल किसका होगा, बोलो तो इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब किसी सिस्टम में जितना हीट देंगे वो वर्क डन के बराबर होगा जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो याद रखिएगा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होता है जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो याद रखिएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो होता है 3/2 kb इंटू टी, है ना। तो यहाँ पे जो के होती है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली किसका, बोलो तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जी। तो ऑप्शन क्या है, बोलो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ, इफ अ कार टायर्स आर हॉट, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन देम वुड बी, देखो सिंपल है, मान लेते कोई कार है, इसके टायर में है ना गैस हम लोग भरते हैं एयर। तो एक्चुअली होता क्या है कि मान लेते हैं किसी कार में एक्चुअली कहा जा रहा है कि उसके, मान लो एक पार्टिकुलर इसमें एक टायर में कुछ एयर भरा हुआ है और ये अगर ये टायर हॉट हो जाती है, टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो कह रहा है कि इसका प्रेशर क्या होगा गैस मॉलिक्यूल का। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, टायर्स के अंदर की बात हम कर रहे हैं। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, टेम्परेचर अगर बढ़ जाती है तो होता क्या कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, जितने भी ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस टेम्परेचर बढ़ने से कुछ हीट एब्जॉर्ब किया है, तो ये हीट एनर्जी लेने की वजह से क्या करेगा, अपने मीन पोजीशंस में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा ना, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा और उसका जो जिग जैग पाथ होगा बहुत ज़्यादा होगा जी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं इस टायर के इनर वाल से बहुत ही हाई स्पीड से मतलब कोलिजन्स करेंगे, या तो कहेंगे प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर जो है सो क्या होगा, बोलो तो हाई हो जाएगा जी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following quantity remains constant for a simple harmonic motion, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सा क्वांटिटी सेम रहता है, ऑप्शन ए है वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी तो सेम नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे घटती, फिर जीरो हो जाती है, फिर इधर आएगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, इसी प्रकार से इधर भी होता है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना बार वो कंप्लीट ऑसिलेशंस करता है, तो एक सेकंड में अगर 10 बार किया पहले एक सेकंड में, तो अगला भी एक सेकंड में 10 बार करेगा, है अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एसएचएम में एकदम बिल्कुल सेम रहता है जी। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएचएम,
फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी, नॉन लीनियरिटी, ग्रेविटी। देखो फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंडीशन नहीं है, सबसे ज़्यादा है ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे गया है तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि इस पे है ना एक फोर्स लग रहा है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो इधर mg हम लोग कह सकते हैं, अगर इस बॉडी का मास m है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा। अगर ये एंगल थीटा होगा जी, है ना, तो ये भी एंगल कितना होगा तो थीटा। और इस mg वेक्टर क्वांटिटी उसको दो भागों में तोड़िएगा तो इधर किस में टूटेगा बोलो तो mg cos ऑफ थीटा में टूट जाएगा जी, mg cos ऑफ थीटा में। और इसी क्वांटिटी इधर तोड़िएगा तो mg sin थीटा में टूटेगा ना, mg sin थीटा में टूटेगा। और ऊपर ये टेंशन है, तो देखो ये जो टेंशन फोर्स है ना, ये जो टेंशन है और ये जो mg cos थीटा है, एक्चुअली दोनों का डायरेक्शन सेम है, जिसकी वजह से दोनों का डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम होती है, इसीलिए ये दोनों को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन ये जो क्वांटिटी है ना mg sin ऑफ थीटा, ये एक्चुअली ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी का कंपोनेंट ही तो है ना, तो इसी के कारण ये है जो इस डायरेक्शन मूव करता है ना, तो इसीलिए क्या करता है बोले तो इस तरह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस प्रोवाइड करता है ये सिंपल पेंडुलम। तो याद रखिएगा mg sin थीटा नहीं रहेगा तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और mg sin ऑफ थीटा जो होता है वो ग्रेविटी का कंपोनेंट होती है, इसलिए ग्रेविटी इज द ऑप्शन। ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM रिप्रेजेंट? मतलब विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड, देखो मतलब इसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी बता रहा है कि एम्पलीट्यूड उसमें क्या, एम्पलीट्यूड का क्या परिभाषा है, या एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा। तो देखो एक बात आप बता देते हैं, एम्पलीट्यूड जो होता है ना जी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसके बराबर होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है ना। क्यों? क्योंकि मान लेते बॉडी ऑसिलेट करता है, तो मान लेते यहाँ तक ऑसिलेट किया, तो अगर यहीं तक गया वो तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बोले तो एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये कहते हैं ना। तो कहता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM रिप्रेजेंट्स, मैक्सिमम स्पीड तो नहीं होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम टाइम पीरियड है ना, तो कौन सा ऑप्शन से होगा बोला तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव आर प्रोड्यूस इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गेन्स टाइप। देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास ये दो सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन जो स्ट्रिंग है वो हम वाइब्रेट कर रखें, और इसको बीच में प्लग करके आप छोड़ दीजिए, तो पता है इसमें एक वेव क्रिएट होगा जी, इसमें क्या क्रिएट होगा बोले तो एक वेव क्रिएट होगा। तो ये वेव जो किस तरह का वेव होगा, देखो ये वेव का पार्टिकल पहले यहाँ पे था, जब ये ऑसिलेट करने लगा पार्टिकल यहाँ पे चला गया, तो बताइए पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा हुआ, पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के परपेंडिकुलर ना होगा जी, और ये डाउनवर्ड आएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, है ना। पार्टिकल यहाँ पे था अब यहाँ पे चला आया वाइब्रेशन के दौरान, तो कौन सा वेव क्रिएट होगा बताइए, ट्रांसवर्स वेव। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं ना, तो स्ट्रिंग में याद रखिएगा, या फिर आपको ऑर्गेन्स पाइप में जिधर वेव जाता है उसके परपेंडिकुलर उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो होगा ट्रांसवर्स वेव होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। मतलब कहने का मतलब ना आपकी जो बीट्स का निर्माण होता है, देखते हैं कई बार वेव इस तरह से डांस करता है जी, फिर इस तरह डांस करता है, ये तो इसके किसके कारण हो रहा है ना, ये जो बीट्स किसके कारण होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी के कारण होता है जी, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो चलिए हम लोग अभी जो है सो जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था 40 मतलब 40 का 40 हम लोग डिस्कस कर लिए। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।